उसके पहले जो आपकी एवरेज नॉमिनल ग्रोथ है वो 15%। इस 15% से 12% होने में द आउटपुट लॉस इज 3 लाख करोड़। जस्ट इन 1 ईयर वी लॉस्ट 3 लाख करोड़। एक थोड़ा सा पॉइंट ग्रोथ कम हो, और इस साल भी आप यही कहते हैं कि यही होगा, 12% होगी या 13% होगी, अनदर 2 लाख करोड़। तो 5 लाख करोड़ आपके जाने से पहले आप ये आउटपुट लॉस छोड़कर जाएंगे। तो रिसोर्स कहाँ से लाएंगे? जो रिसोर्स आप बताते हैं ना, वो फिर मैं आपको बताऊंगा वो उसकी क्या हालत है, उसको देखिएगा। बैंक्स की आपकी हालत ये है कि रियलिटी और सबको मिला के 4,37,000 करोड़ रियल एस्टेट्स में आपका एक्सपोजर है, और 5 लाख मकान ऐसे हैं जो अभी तक बिके नहीं है। एग्रीकल्चर, अब आप देखिए दुनिया भर में हालत खराब है। द यूएस इज फेसिंग अ सीवियर ड्राउट एंड इंडिया हैज विटनेस्ड अ बैड स्पेल ऑफ मानसून दिस ईयर विद एरेटिक एंड अनप्रेडिक्टेबली लो स्नोफॉल। अभी तक आप यही कह रहे थे कि बहुत ख़राब फसल है, बहुत ख़राब फसल है, लेकिन स्टॉक पाइल्स ऑफ द बिगेस्ट क्रॉप्स अभी तक हमारे यहाँ थे। आप बाहर से ऑयल सीड्स और पल्सेस मंगाते हैं, उन देशों में क्या हाल है इस बार कुछ पता नहीं। Combined inventories of corn, wheat, soya beans and rice will drop 1.8% to a 4-year low before harvest in 2013. और यूएस गवर्नमेंट के यहाँ हालत ख़राब हो रही है क्योंकि ये कॉर्न बॉन्ड सब उन्हीं के यहाँ का है। Wheat production in Russia, the 4th largest exporter, will fall 20% this year, and in Australia output will decline 19%, and God forbid another year of bad spell of rain in India may also create more problems for us. So इसलिए under these conditions how are you going to control the food inflation? अगर बाहर फूड नहीं हो रहा आपके यहाँ है तो आप या तो एक्सपोर्ट करोगे तो दाम बढ़ेगा, और अगर बाहर फूड नहीं है वहाँ के महंगे फूड को इंपोर्ट करोगे तो दाम बढ़ेगा। फूड इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इन्फ्लेशन, उसे आप कैसे कंट्रोल करो? आपने कहा हम कर लेंगे कंट्रोल। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन फूड का है, फूड आप देते नहीं, बाजार में खोलते नहीं, सिलोस बनाते नहीं, क्या करते हैं? हर साल कहते हैं सिलोस बनेंगे, बनते कुछ नहीं। आप इसका नतीजा क्या है कि जो एग्रीकल्चर पहले हमको 53% कंट्रीब्यूट करती थी वो अब 13-14% कंट्रीब्यूट कर रही है। 60% 65% लोग इतना कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्यों नहीं आप एग्रीकल्चर से लोगों को कहीं ला सकते? जॉब्स कहाँ हैं? मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स नहीं है, सिर्फ सर्विस सेक्टर में जॉब्स थोड़ी सी बढ़ी है। पिछले सालों का मेरे पास सारा आंकड़ा है कि कहाँ कहाँ जॉब्स की क्या हालत है। आपने कहा था कि अगर हमारी 8% ग्रोथ हो जाएगी तो 1 करोड़ जॉब्स क्रिएट कर देंगे। 8% ग्रोथ होगी कैसे अगले साल? अगर इटली के वोट का कोई नतीजा हमको यूरोप में दिखाई दे रहा है और यूरोपियन इकोनॉमी बिल्कुल वहीं कदम ताल कर रही है या पीछे हट रही है, तो ये आपकी ग्रोथ कहाँ से? आपने अपने दूसरे मार्केट्स तो अभी डेवलप नहीं किए। सवाल ये है कि अगर आपको एक्सपोर्ट आपका बढ़े नहीं, इंटरनल रिसोर्सेज आपके बढ़े नहीं, तो आप कहते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे और उससे बहुत पैसा करेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो आपने इसमें कहा है, मैंने देखा उसको, बहुत ही अच्छी बात है वो कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कुछ कहा है, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री। आपने एक बात कही है कि आप 55 लाख करोड़ 12वें प्लान में इंफ्रास्ट्रक्चर में रखेंगे। 55 लाख करोड़ जी, ये भाषण इनका। द 12th प्लान प्रोजेक्ट्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $1 ट्रिलियन और ₹55 लाख करोड़ इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक साल में आप 11 लाख करोड़ 11 लाख करोड़ एक साल में आप लाएंगे कहाँ से? आप कहते हैं 47% इसमें प्राइवेट शेयर होगा और बाकी इसमें पब्लिक शेयर होगा। 47% जो इसका है वो होगा 5,17,000 करोड़। ये 5,17,000 करोड़ आप कहाँ से लाएंगे एक साल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर? पब्लिक
यानी वो प्राइवेट वाले लाएं, कहाँ से लाएंगे? दुनिया से उधार मांगेंगे, क्या करेंगे? नहीं, वो फिर आपने जो रास्ते बताए उसमें मैंने हिसाब लगाया सिर्फ 75,000 करोड़ पैदा होता है। और फिर कहते हैं पब्लिक जो है वो 5,83,000 करोड़। हम ये कहाँ से, ये पार्लियामेंट कहाँ से वोट करेगी 5,83,000 करोड़? कहीं जिक्र नहीं है कि ये 5,83,000 करोड़ कहाँ से आएगा। आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स, जहाँ देखो कर्जा, जहाँ देखो कर्जा, विदेशों से बॉन्ड ले लो, ये कर लो, वो कर लो, यानी अपने आप में कुछ नहीं, जो करना है उनके भरोसे। ये क्या है? मेरी समझ में नहीं आया कि आप 5 साल में 55 लाख करोड़, 1 साल में 5 लाख करोड़, और उसमें आप ये देखिए क्या हो रहा है, 11 लाख करोड़, और इसमें 5,17,000 प्राइवेट करेगा और 5,83,000 पब्लिक करेगा। कोई रास्ता तो दिखता नहीं। जो अर्थव्यवस्था की हालत है और जो दुनिया की हालत है उससे तो कहीं हमको दिखता नहीं। फिर आप रोड कंस्ट्रक्शन, क्या हाल है रोड? जो आपने मैंने देखा ना, आपने जो स्टेट्स को भी पैसे दिए हैं रोड कंस्ट्रक्शन में घटा दिए। रोड कंस्ट्रक्शन सबसे कम हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज़ आप बनाए? हवाई अड्डे या सड़क क्या बनाएंगे बताइए? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं? साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं? आपने क्या कुछ रुपए रखे हैं, इससे क्या बनने वाला है? कहीं फोकस करिए, इधर उधर मत बांटिए। हाँ, वो बांटना आपकी मजबूरी है क्योंकि ये चुनाव का साल, इसलिए आपने जितनी स्कीम बनाई है वो सब इलेक्टोरल को जेब में डालने के लिए बनाई। वो आपका तजुर्बा हुआ था जो आपने ये बनाई थी ना मनरेगा, उसके नहीं, जो ये कर्जा माफ़ किया था आपने, कैश ट्रांसफ़र स्कीम्स जो अब आ रही हैं, उसकी जो जेनेसिस है वो आपके इससे है, इस कर्जा माफ़ी से। तो आपने उन 5 राज्यों में जहां आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद थी पॉलिटिकल गेन्स की, वहां जो कर्जे दिए, माफ़ किए, और उनसे जो फ़ायदा हुआ वो आप सुन लीजिए। आंध्र प्रदेश में आपने कर्जा माफ़ किया 11,353 करोड़, उसमें 2004 में लोकसभा सीट कांग्रेस के पास थी 29, 2009 में हो गई 33। महाराष्ट्र में 8,953 करोड़ कर्जा माफ़ किया और वहाँ सीटें थी 13 आपके पास, 2009 में हो गई 17। उत्तर प्रदेश में आपने 9,000 करोड़ रुपया बांटा, वहाँ आपके पास सीट थी 9 और बढ़ के हो गई 22। केरल में 2,962 करोड़ रुपया मांगा, सीट थी 0 और बढ़ के हो गई 13। ये कर्जा माफ़ी में हुआ क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो तो आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो है ना सर्कुलर, बहस कर चुके हैं उसने कहा इतनी इरेगुलरिटीज़ हुई, जिनको नहीं मिलना था उनको मिल गया, जिन्हें मिला था उन्हें ज़्यादा मिल गया, और जिनको मिलना ही नहीं चाहिए था उन्हें भी मिल गया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलर निकाला कि 15 दिन के अंदर सबको पकड़ के, रिजर्व बैंक 15 दिन के अंदर सबको करो। मुझे पता नहीं क्या हुआ, अब तो 1.5-2 महीना हो गया उसको। तो ये आपकी जो स्कीम्स है ना, इसका नतीजा यही है, मैं तुम्हें डायरेक्ट पैसा दूंगा, तुम मुझे डायरेक्ट वोट दो। ये है आपका बजट लेटेस्ट। हाँ, नहीं, हाथ से दोनों से लो, वोट एक ही हाथ से दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, आपने हर जगह 3 आपने मुद्दे छांट लिए इसमें बजट में, एक महिला, एक नौजवान और एक हाँ, ये नौजवान हो गया ना, वो तो गरीब, सबको डायरेक्ट पैसा। और आप कहते हैं कि स्किल्ड नौजवान पैदा करेंगे। दिया है वो जितना भी दिया हो, वो दिया तो सब उसी काम के लिए है, मैं वो भी बता दूं। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये आप कहते हैं कि उसको स्किल्ड बनाएंगे, और स्किल्ड बनाने के बाद उसको 10,000 रुपया देंगे। काय के लिए? आप उसे स्किल्ड बना लेंगे दिसंबर जनवरी तक, और फिर फरवरी मार्च में उसको कहेंगे वोट कर, 10,000 रुपया। ये क्या स्कीम? स्किल के बाद आप 10,000 रुपये का क्या लालच दे रहे हैं उसको? क्या आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं कि ये सब समझते नहीं हैं कि आप क्या कर रहे हैं? मेरे पास वो रिपोर्ट है जो कहती है कि इंटरनेशनल रिपोर्ट है जिसने ये देखा है सब,
वो कहती है कि वेनेजुएला के इलेक्शन को उस रिपोर्ट में स्टडी किया गया और उन्होंने बताया कि साहब वहाँ ये जो ऐसी स्कीम्स हैं इससे वोटर प्रभावित होता है। यह साहब आपको ज़्यादा पसंद आएगी, मानेंगे भी आप, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की हिंदुस्तान की होती तो शायद आपको कम होती। वो ये कहता है द रिजल्ट्स हाउएवर शो दैट द वोटर्स रेस्पॉन्ड टू टारगेटेड ट्रांसफर्स and that these transfers can foster support for incumbents, thus making the case for designing political and legislative mechanisms that avoid successful and anti-poverty schemes from being captured by political structures. तो ये उन्होंने पूरा किया है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ये कैश ट्रांसफ़र का ये एक, आप कहते हैं हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा, आपके कॉमर्स मिनिस्ट्री के अफसर ने स्ट्रेटजी फॉर डबलिंग एक्सपोर्ट्स इन नेक्स्ट 3 years ये बनाई। मुझे पता नहीं उसका क्या हाल है। ये अच्छे ऑफिसर हैं। जब मैं कॉमर्स कमेटी का चेयरमैन था ये आते थे। ये वॉज अ सेंसिबल पर्सन और ये रिपोर्ट बनाई। आप एक्सपोर्ट चिल्ला रहे हैं, वो आपका आदमी कह रहा है कि ये स्ट्रेटजी है। आप माने या ना माने वो बात अलग, पर इस पर डिस्कशन तो कराइए। बात तो होनी चाहिए कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, कौन सा बढ़े, किस चीज़ का बढ़े, और वो एक्सपोर्ट से किसको काम मिले। अब आप बंगाल की ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अगर आप बढ़ाना शुरू करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कौन सा ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ की चीज़ें आप बाहर नहीं भेज सकते। राजस्थान, आपको बहुत पैसा मिल सकता है अगर आप टूरिज़्म डेवलप करें। भगवान ने इतना दिया है आपको प्राकृतिक संसाधन, और जो परमानेंट है, आपका कुछ खर्च नहीं होता, उसका भी कुछ खर्च नहीं होता। कोई तो मैं जिस शहर को प्रतिनिधित्व करता हूँ, बनारस, वहाँ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, मगर आपका कोई ध्यान ही नहीं होता। आपके रेल मंत्री जो पहले थे, सबसे पहले ममता जी, उन्होंने कहा इसका स्टेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो जाएगा 2009 में। आज क्या है भाई, 2013। वो कुछ नहीं है, वो वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वो अब नेशनल का भी नहीं रहा। नई घोषणाएं कर, हाँ क्या हर साल कहा जाता है वीवर्स के लिए ही होगा। मेरे यहाँ बहुत वीवर्स हैं, सारी बनारसी साड़ी वहाँ बनती। मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में कारपेट वीवर्स हैं, हैंडलूम वीवर्स हैं, वहाँ से लेके बिहार तक सारे हैंडलूम वीवर्स हैं। मध्य प्रदेश में हैंडलूम वीवर्स हैं, आंध्र प्रदेश में हैंडलूम वीवर्स हैं, बंगाल में